नमस्कार भाइयों। मैं आपका अपना चिराग वैष्णव आज आपको ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो अपने लाइफ में आपने कभी देखी नहीं होगी, ना ही सुनी होगी। और सुनी होगी तो उसके लिए इम्प्लीमेंट कैसे क्या करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको इंडस्ट्री जो होती है उसमें जो केमिकल्स होते हैं उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, शरीर में कैसे लगते हैं, ठीक है, उनसे क्या नुकसान हो सकते हैं, उनके क्या 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 बोलते हैं उसको, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, शरीर हेल्थ इफेक्ट पे क्या प्रभाव हो सकता है, उसमें अपन को बहुत सी बार जान भी जा सकती है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको आज बताऊंगा। उससे पहले अपन जान सकते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। जैसे हो गया है अपने कॉमन हजार्ड्स हो गए, हेल्थ इफेक्ट एनिलिन हो गया है, सीओ हो गया है, कोरोसिव मटेरियल हो गया है। ये सभी चीज़ों से अपन को हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हुए मैं आपको सभी बताऊंगा, फायर पंप के बारे में, डीजल पंप के बारे में, इमरजेंसी प्लान के बारे में, ठीक है ना। जो आप ऐसे ऐसे आगे देखते जाओगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है भाइयों। तो अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं फायर पंप के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अपन जानेंगे टेक्निकल डाटा। फायर पंप, मेन पंप, एक सबसे पहले होता है इलेक्ट्रिकल पंप और जोकी पंप। जोकी पंप के बारे में भाइयों आपने कभी सुना हो तो जोकी पंप हमेशा हाइड्रेन लाइन में प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है। और ये होता है, एक होता है मेन पंप। तो मेन पंप क्या होता है कि अगर जोकी पंप अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, उस प्रेशर तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो अपन मेन पंप चालू करते हैं। अब बात करते हैं अपन इनकी मेक मॉडल वगैरह की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल पंप की जैसे बात करते हैं अपन कैपेसिटी, तो कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल पंप की होनी चाहिए 171, मतलब 2850 LPM होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बात करते हैं अपन हेड की। हेड जिसकी हाइट पे कितने हाइट तक उसका पानी जाता है, हेड उसको बोलते हैं। तो 70 मीटर तक हाइट जाती है, ठीक है। इसे RPM हो गया, इम्पेलर टाइप हो गया, सक्शन एक्स डिस्चार्ज हो गया, पंप मटेरियल हो गया, डिस्चार्ज और शाफ्ट हो गई, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपन को मेन पंप का। हॉरिजेंटल होता है, RPM हो गया, पंप एप्लीकेशन भी, KW हो गया, पंप की ड्यूटी पॉइंट हो गया, लिक्विड टेम्परेचर हो गया, ये सारे इलेक्ट्रिकल पंप के जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं अपन जोकी पंप। तो जोकी पंप के बारे में ये सारी डिटेल लिखी हुई है। इसका भी हेड 70 मीटर होता है। तो आपने ये इलेक्ट्रिकल पंप और जोकी पंप के बारे में जाना है। अपन अब बात करेंगे अपन डीजल पंप की। अगर इमरजेंसी में अगर आपके लाइट चली गई, ठीक है, लाइट का आपकी इंडस्ट्री में लाइट, क्योंकि लाइट कभी भी जा सकती है, तो अपन उस कंडीशन में अब इमरजेंसी में अपन क्या यूज करेंगे। तो अपना क्योंकि आग लग चुकी है, कोई इमरजेंसी हो चुकी है, तो उस कंडीशन में अपन को डीजल पंप का अपन को उपयोग करना होगा। तो उसके लिए अपन को पता होना चाहिए कि डीजल पंप कहाँ लगा हुआ है, किस कंडीशन में है। अपन को उसको बीच बीच में टेस्ट भी कर देना चाहिए। तो उसके बारे में अपन टेक्निकल डाटा जानेंगे। ये है फायर पंप डिटेल्स, ठीक है भाइयों। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पंप का मेक। KWS का, हमारे यहाँ पे KWS का लगा हुआ है। आपके यहाँ कौन सा आता है वो आप बता सकते हैं। पंप का टाइप हो गया हॉरिजेंटल हो गया, उसके पंप मॉडल हो गया, उसके बाद क्वांटिटी रिक्वायर्ड हो गई। वन नोज हमारे पास एक लगा हुआ है, आपके पास दो की ज़रूरत हो दो। कैपेसिटी हो गई इसकी 171 RPM। उसके बाद में हेड हो गया। ये सारी डिटेल्स आपके सामने डीजल इंजन पंप की है।
ये सारी भाइयों आप देख सकते हैं। कभी भी किसी को अगर डीजल पंप के बारे में जानना है तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। रेटिंग 76 HP, स्पीड 2400 RPM पे चलता है ये। अगर आप ये स्पीड देखना चाहोगे तो मैं अगले वीडियो में आपको इसकी स्पीड भी बताऊंगा, डीजल पंप चला के भी बताऊंगा, ठीक है ना। अब बात करते अपन, इमरजेंसी हो गई है उसके बाद में अपन को पता होना चाहिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। सभी को पता होना चाहिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास या लिस्ट अपने इंडस्ट्री में लगी होनी चाहिए। उससे आसानी हो जाती है कि अपन को पता है किसी और को नहीं पता है तो उस समय में वो कॉन्टैक्ट नंबर सबको पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का, जिसमें सबसे पहला आता है पुलिस स्टेशन लिस्ट, ठीक है। आपके पास आपके पास में पुलिस स्टेशन की लिस्ट होनी चाहिए। सबसे नियर बाई आपकी चौकी कौन सी है, उसके बाद पुलिस स्टेशन की कहाँ पे है, उसके बाद थोड़ा सा अपने जिले का पुलिस स्टेशन चौकी या कोतवाली कहाँ पे है, ये सारी पुलिस के हेल्पलाइन नंबर वगैरह होने चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं फायर सर्विस की। तो उसके बाद में अपना नियर बाई कौन सा फायर स्टेशन है उसके नंबर होने चाहिए, ये मेंशन होना चाहिए आपकी इंडस्ट्री में। उसके बाद में अपन बात करते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आपको नियर बाय 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर कौन सा हॉस्पिटल लगता है, उसके डॉक्टर के कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारे आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आता है मेजर हॉस्पिटल। मेजर हॉस्पिटल आपके कौन सा पास में है, जो गवर्नमेंट का हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आई हॉस्पिटल हो गया, ये सारे कॉन्टैक्ट होने चाहिए कि भाई आपके इमरजेंसी में आपको कहाँ जाना है। उसके बाद आ जाता है साइड इमरजेंसी। साइड में आपके जहाँ भी रहे उसके इमरजेंसी के नंबर आपको सबसे पहले मेंशन करने हैं, क्योंकि क्या अगर आपको पता है लेकिन आपके संबंधी या आपके जो कलीग है, आपके साथ वाले जो काम करने वाले हैं उनको नहीं पता है, तो कम से कम एटलीस्ट वो इमरजेंसी में उनको सूचना दे सके। उसके बाद अपन बात करेंगे इमरजेंसी एक्शन फ्लो चार्ट। ये मतलब इंडस्ट्री में अगर कुछ होता हादसा होता है तो उसके बारे में आपको किसको कैसे सूचना देनी है उसके बारे में बात करेंगे। ये भाइयों आपका हो गया इमरजेंसी एक्शन फ्लो चार्ट। इसके बारे में अपन जानेंगे। जैसे कि अपन बात करते हैं कि किस प्रकार की इमरजेंसी है। फायर एक्सप्लोजर, लीकेज, केमिकल लीकेज, नेचुरल डिस्टर्बेंस, ये सारी इमरजेंसी हो सकती है। तो उसके बाद में अपन सूचना देंगे स्टार्ट कॉम्पैक्ट इमरजेंसी एंड कॉल फॉर हेल्प द HHC सिक्योरिटी। सेफ्टी वाले को अपना सूचना देंगे, सिक्योरिटी वाले को सूचना देंगे और अपने शिफ्ट इंचार्ज को, अपने जो वर्क प्लेस के शिफ्ट इंचार्ज उसको सूचना देंगे। अब एक आदमी क्या करेगा, सेफ्टी वाले और फायर कंट्रोलर रूम को सूचना देगा, क्योंकि वो तत्काल सबसे पहले सेफ्टी वाला ही साइट पर पहुंचते हैं। उसके बाद में एक व्यक्ति क्या करेगा, अपने ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर एम्बुलेंस के लिए या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए अपन उसको सूचना देगा, एम्बुलेंस के लिए वो बुलाएगा, ठीक है। इसी कड़ी में बात करते हैं अपन प्लांट मैनेजर, शिफ्ट इंचार्ज रूम, इनको सबको सूचना देगा। जो प्लांट मैनेजर होते हैं या अपने मैनेजर होते हैं ऑपरेशन के, उनको सूचना देगा, ठीक है। अब इसी क्रम में बात करते हैं अपन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर में जब बात जाएगी, सिक्योरिटी से बात किया जाएगा, वो तत्काल अपने साइट पे पहुंचेंगे। इसके बाद साइड मेन कंट्रोलर, प्लांट हेड, वो टेक द डिसीजन अबाउट द डिक्लेयर्ड ऑन साइट इमरजेंसी ऑर्डर ऑन रेज एंड रेस्पेक्टेड साइरन कोड फॉर इन्फॉर्म द पीपल। वो सबको सूचना देंगे भाई किस टाइप की इमरजेंसी है, ठीक है। अगर साइट का कंट्रोल होती है तो ठीक है, नहीं वो वरना वो आगे सूचना देंगे। वो अपने साइट के यूनिट हेड को भी देंगे, HR एडमिन को सूचना मिलेगी, ठीक है। इस कड़ी में फिर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इमरजेंसी रिस्पांस टीम उस इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए उस साइट पर जाएगी, ठीक है। इस कड़ी में अपन बात करते हैं कि इमरजेंसी फ्लो चार्ट हर जगह बना होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में क्या क्या होना करते हैं। आपके पास में इमरजेंसी
आपके पास में इमरजेंसी सायरन कोड का भी आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में किस प्रकार जो सायरन होते हैं उसमें एक कोड होता है, मतलब इमरजेंसी में कोड में कौन सा वाला सायरन आपको यूज होगा या कैसा वाला सायरन बजेगा, तो आपको पता चलेगा कि इमरजेंसी हो, किस टाइप की इमरजेंसी हुई है या इमरजेंसी हुई है। क्योंकि क्या है, एम्प्लॉय को पता होती है लेकिन वर्कर्स अनस्किल्ड लेबर को पता नहीं होती है इसके बारे में। तो इसके बारे में आपको टीबीटी के थ्रू या बीच बीच में ट्रेनिंग देते हुए इन चीज़ों को बताना पड़ेगा। तो क्या उससे क्या है, अनस्किल्ड लेबर को आपको स्किल बनाना पड़ेगा। बनाओगे तभी तो आपको, आप अकेले इमरजेंसी हैंडल नहीं कर पाओगे। आपको सबको सूचना देना पड़ेगा और सबको पता होना चाहिए इमरजेंसी में क्या क्या होना चाहिए। तो इसी तरह हम अपन सायरन कोड के बारे में बात करेंगे। ये है इमरजेंसी सायरन कोड, ठीक है ना। इन केस ऑफ अबाउ इमरजेंसी सायरन विल बी रेज्ड फॉर curtain of time that is mentioned as below. That will help to evacuate the employee and identification of emergency, ठीक है ना। तो अगर फायर इमरजेंसी हुई है, जैसे बात करते हैं अपन सेकंड वाले पॉइंट में, फायर इमरजेंसी। फायर इमरजेंसी में 10 सेकंड तक तीन टाइम 10 सेकंड तक तीन टाइम विथ इंटरवल 5 सेकंड, मतलब 10 सेकंड तक सायरन बजेगा, 5 सेकंड का इंटरवल होगा, रुकेगा, फिर बजेगा 10 सेकंड, फिर 5 मिनट का इंटरवल होगा, फिर 10 सेकंड बजेगा। तो इस समझ, तो उस कंडीशन अपन समझना है कि फायर इमरजेंसी हुई। फिर बात करते हैं टॉक्सिक रिलीज। टॉक्सिक रिलीज गैसेस हुई है तो अपन 20 सेकंड तक कंटिन्यू सायरन बजेगा, फिर 5 सेकंड का इंटरवल होगा, रुकेगा, फिर 20 सेकंड बजेगा, फिर 5 सेकंड इंटरवल होगा, फिर 20 सेकंड, इसे क्रम में 5 बार 20 सेकंड तक सायरन बजेगा। तो अपन को समझना है कि टॉक्सिक रिलीज इमरजेंसी हुई है, ठीक है ना। अगर सारी चीज़ कंडीशन में सारी ऑल क्लियर हो जाता है, मतलब सारे इमरजेंसी कंट्रोल हो जाती है, उसके बाद में सारे इक्विपमेंट अपन को सही सलामत हो जाते हैं, तो उसके उस कंडीशन में ऑल क्लियर सायरन बजाना पड़ता है, जो कि 180 सेकंड, जैसे कि देख सकते हैं आप, ऑल क्लियर सायरन 180 सेकंड कंटिन्यू, यानी कि 3 मिनट तक कंटिन्यू आपको सायरन बजेगा, तब समझना है ऑल क्लियर हुआ। उसके बाद ही अपन साइड पे जाकर काम कर सकते, वरना अपन को असेंबली पॉइंट पे ही खड़ा रहना है जब तक कि ऑल क्लियर सायरन का अपन को अंदाजा ना था। फिर बीच बीच में आपको क्या है, कभी भी एक शेड्यूल बना दीजिए कि टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग करना है तो उसमें वो 60 सेकंड कंटिन्यू टेस्टिंग होता है। तो इस समझ में समझिए कि अपन को जो कार्य कर रहे हैं उसको यथास्थान पे ही रखें, जो यथास्थान पर काम करते रहें। उससे पहले कि माइंस में अलाउंस होगा आपके यहाँ पर, तो उसमें क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि आपको टेस्टिंग चल रही है, 60 सेकंड तक कंटिन्यू बजता है अगर, तो अपन समझ सकते हैं किस टेस्टिंग चल रही है सायरन की। तो आप देख सकते हैं इमरजेंसी सायरन कोड, आराम से आप देखिए।